जय हिंद। मैंने अभी तक साइंस मैथ के जितने भी मुख्य मुख्य टॉपिक रहे सब कुछ समझाया, सब कुछ खूब अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न को पढ़ा। अब हम देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिस पर अगर फोकस कर लिया जाए तो ये नहीं तो इसके बगल वाला जरूर तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। इस प्रश्न पर जोरदार तरीके से तुम्हें अपनी कलम को चलाना है ना। अब दिन नहीं बचे हैं भैया, दिन नहीं बचे हैं। दिन मत सोचोगे, अभी तो 15 दिन है, दिन नहीं बचे हैं। अब तुम्हारा समय बचा है, सिर्फ घंटों में समय बचा है, घंटों में, है ना। तो ये बात ध्यान दो, सीधी सी बात, ज्यादा इधर उधर नहीं, सीधी बात पे आए हम। सबसे पहले हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, अवतल दर्पण से वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। देखिए, अवतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब तो बनते देखे हो, है ना, लेकिन आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते देखोगे, है ना, अवतल दर्पण में। तो इस बात को पहले वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम देख ले, है ना। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब पे दो चीजें कई बार पूछी जाती है कि कब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस, कब प्रतिबिंब प्रथम फोकस पर ही बनेगी, है ना। इसको तो प्रकाश की किरण से संबंधित जितने थे इसको बता दिया हूं, है ना, नहीं तो पीछे वीडियो में जाकर देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे। तो वही बात कि जब वक्रता केंद्र के मतलब वस्तु की दूरी वक्रता केंद्र से आगे हो जाएगी तो ही जाकर हमारी प्रतिबिंब पर बन जाती है ना। इसको तो खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब आइए देखते हैं इससे। तो ये जब हमारा प्रतिबिंब, देखिए इसकी पहली स्थिति, ये कोई अवतल दर्पण है, देखिए दो कह रहा है तो हम दो फिगर बनाए ना, एक कह रहा है वास्तविक तथा दूसरा कह रहा है आभासी। तो इसके लिए हम दो प्रतिबिंब बनाए, तो ये एक ये हो गई थोड़ा, और दूसरा ये हो गई। देखो मैंने पहले बता दिया ना, जो उभरे हुए पर जो कलाई की होती है यानी पेंट किया हुआ होता है वो क्या होता है, अवतल। जो दबे हुए पे पेंट किया हुआ होता है वो क्या होता है, उत्तल, है ना। ये तो सारी बात जानते ही हो। जब इस पर इसका ये मान लेते हैं, इसका कोई द्वारा किया M1 और इसका M2, ठीक है ना। और इसकी कोई ध्रुव P है, कोई ध्रुव क्या होती है, बीच में जो स्थित होता है वही ध्रुव होती है, पोल P है। अब इसी के सामने कहीं ध्रुव के सामने कोई वस्तु ओ डैश रखी हुई है ना, ओ डैश रखी हुई है। अब इसी से, अब ये जहां वस्तु रखी है ओ डैश, यहीं से प्रकाश की किरण जहां जाकर, जहां से, सॉरी ये अभी नहीं, ये गलत जगह बता दिया। वो डैश, ये वस्तु कहां रखी है, ये वस्तु वहीं रखी जाएगी जहां पर वक्रता केंद्र होगा। इसी के आसे पास वक्रता केंद्र, मैंने पहले समझा दिया था ना वक्रता केंद्र को, है ना भाई। कोई भी प्रतिबिंब देखेगा जहां से उसकी प्रतिबिंब, जैसे मान लो हम दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, तो हम उतनी दूर पर तो ही खड़े होंगे जहां से हमारी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़े, है ना। ये थोड़ी ना है कि हम अपना रूम के अंदर शीशा है और हम गेट के पास चले जाएं वहां प्रतिबिंब देखें, तो ये तो संभव नहीं होगा ना इतना क्लियर। तो जहां से स्पष्ट दिखाई पड़े, इसी तरह जहां पर केंद्र होगा, मान लेते हैं इसका केंद्र यही कहीं है, इसी वस्तु के पास, है ना। जब वस्तु से, अब इसको मैंने एक बात बताया था, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है ना वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब फिर जब इस वस्तु से पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पहली किरण जाकर दर्पण पर किसी एक बिंदु पर पड़ेगी, किसी बिंदु पर पड़ेगी, और पड़ने के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से समझिए। तथा जिस बिंदु पर पहली, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पहली किरण काटती है, यहीं पर मुख्य फोकस कैपिटल एफ का निर्माण होता है ना। इस बात को समझ गए हो ना, यही डिफिनेशन तुम्हें बनाना है। तथा एक दूसरी किरण जो बिल्कुल वक्रता केंद्र के बगल से गुजरेगी, जो बिल्कुल वक्रता केंद्र के
बगल से गुजरेगी और दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर पड़ेगी, और दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर पड़ेगी। ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। जो दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर, तिरछा हो गई, जाकर पड़ेगी, पढ़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी तथा पहली किरण को जिस बिंदु पर काटेगी, देखो पहली किरण को कहीं काटेगी ना, मैंने पहले भी बता दिया है, प्रतिबिंब वहीं पर बनेगी जहां दो किरणें आपस में काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगी। तो यहीं पर दोनों किरणें आपस में काटी हैं, तो जहां काटती हैं वहीं प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण होता है ना, प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण होता है। इतनी बात समझ गए, है ना। अब यही बात मैंने पूरी तरह समझा दिया था कि यहां से मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है ना। अब ये प्रतिबिंब जहां पर प्रतिबिंब बनी है, यहीं से ध्रुव के बीच की दूरी की प्रतिबिंब की दूरी भी होती है ना, यही होती है ना। अब फिर वक्रता केंद्र से और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है ना, और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु की दूरी होती है। इतनी बात समझ गए, है ना। ये तो हमारा देखिए, अब हमारा प्रतिबिंब देखो एक क्लियर जाकर बन रही है ना, क्लियर बन रही है, तो ये क्लियर हमारा प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक है ना। कहीं पर महसूस तो हो नहीं रहा कि वहां लगता है वहां जाकर मिल रही है ना, ये तो हो नहीं रहा है, ये तो क्लियर प्रतिबिंब बनी है। इतनी बात समझ गए। अब आइए देखते हैं इसका, ये वाला अगर ये प्रतिबिंब हम यहाँ बनाए तो यहाँ पर क्लियर दिखेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, है ना। तो देखिए इसका भी, ये हमारा कोई एक दर्पण है M1 और M2, है ना, इसका द्वारक है ना, इसके बीच का ध्रुव क्या है, P, ध्रुव P, है ना, और इसका कोई एक केंद्र होगा, इसका कोई एक केंद्र C है ना। अब एक केंद्र से ध्रुव, तिरछा हो गई का, तिरछा है, इसका कोई केंद्र C होगा। अब केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब जब हमारा मान लेते हैं प्रथम फोकस कहीं यहीं पर बनी है ना, प्रथम फोकस कहीं यहीं पर है, मान लेते हैं, है ना, इसका यहीं पर था, मान लेते हैं कहीं है प्रथम फोकस, है ना, तो यहीं आसपास होगा, तो मान लेते हैं प्रथम फोकस। अब जब हमारा प्रथम फोकस के आगे तथा ध्रुव के पीछे वस्तु रखी जाएगी। देखिए कई बार कंडीशन पूछा जाता है ना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली है कि कब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी बनेगी। तो पहली बात तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं यार वस्तु का दर्पण, यार अवतल दर्पण में तो आभासी नहीं बनती, उत्तल में बनती है ना, लेकिन बनती है अवतल दर्पण में कब, जब मुख्य फोकस के आगे तथा ध्रुव के पीछे रख दोगे ना, तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और यही नहीं वस्तु से बड़ा भी बनेगा। अच्छा हाँ, इसमें नहीं बताया, इसका देखो ये वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब इसमें बना था, है ना, इसमें बनता है, देखो वस्तु से छोटा है ना और उल्टा हो गया है ना, और ये वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है आभासी, समझ गए। तो मान लेते हैं इसका ये कोई मुख्य फोकस F है, मान लेते हैं, है ना, मुख्य फोकस F है, इसी के सामने कोई वस्तु O डैश रखी हुई है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट O डैश रखी हुई है, ठीक है ना। इससे जब पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, तो पड़ने के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाएगी, है ना, पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाएगी। भाई प्रथम फोकस तो होकर निकलेगी ना, है ना, तो ये कहो तो हम यहां पर लिख दें, होकर गुजरेगी, ठीक है ना।
और ये हमारा कोई वस्तु है ओ डैश, है ना, ये वस्तु है, तथा इससे दूसरी किरण, अब दूसरी किरण जाएगी, दूसरी किरण जाएगी, तो ये मान लेते हैं ये दूसरी किरण हमारी ये यहां पर गई, यहां पर गई, है ना, और जाने पढ़ने के पश्चात पुनः इसी मार्ग में फिर उसी मार्ग में वापस हो गई, ये ऐसे कहीं पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, है ना, पुनः इसी मार्ग में वापस हो गई। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो फोकस आगे पड़ गई है, जरूर पहली बात इसमें भी जरूरी नहीं सारी किरणें आ गई हैं, एक आध किरण कभी हो जाती है बाहर चली जाए, लेकिन इसमें आभासी प्रतिबिंब बनना संभव नहीं होता, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ किरण हमारी हो सकता है कहीं और दिशा में जा रही हो। भाई जरूरी नहीं कि जितना आया है वही लौट जाए ना, जरूरी तो नहीं है, कुछ तो हो सकता है कहीं और जाए, है ना, तो ये इसका कहीं और हो सकता है, इस वाले का कहीं पर भी ये कहीं और दिशा में जा रही है ना, ठीक है ना, और इसका कहीं हो सकता है कहीं और, इसका भी कहीं और दिशा में जा रही है ना, कहीं और दिशा में, तो ये जहां पर एक दूसरे को यही काट रही है ना, यहीं पर काट रही है कहीं, है ना, जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी, मैंने पहले बताया ना, जहां पर काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है ना, तो यहीं पर प्रतिबिंब, ये इसी वस्तु का ओ डैश का एक बड़ा प्रतिबिंब, एक बड़ा प्रतिबिंब ओ डबल डैश, ओ डबल डैश प्राप्त होता है, इसी का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब, या आई आई डैश कर दो, आई आई डैश कर दो, है ना, इसका बड़ा प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होता है, सॉरी ये डैश यहां करो, आई आई डैश, देखो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, है ना, सीधा वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, समझ गए इस बात को, यही थ्योरी तुम्हें लिखना है, समझ गए, जल्दी इसको बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और थ्योरी जैसे बोला हूं ऐसे ही रिपीट कर लेना, है ना, फिर से एक एक शब्द को हमारे रोक के लिखते जाना, समझ गए इस बात को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न बताइए। चलो अब अगला प्रश्न है हमारा, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में कई चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, इसको ध्यान देना, देखिए कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध, मैंने 4 बातें बताई है ना किसी चालक को, पहली बात चालक क्या होता है, जिसमें जिसमें विद्युत की प्रवाह आसानी से हो, इसको चालक कहते हैं ना, चालक और अचालक दोनों समझा दिया था, चालक क्या होता है जिसमें विद्युत की प्रवाह आसानी से हो, अचालक क्या होता है जिसमें विद्युत की प्रवाह आसानी से ना हो, है ना, अब किसी चालक पर ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम सभी जानते हैं, V इक्वल, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल आई आर ना, V इक्वल आई आर से, है ना, तो R इक्वल V अपन आई, है ना, पूछ लिया जाए प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, तो इसको भी आप बता सकते हो, तो विद्युत का प्रतिरोध V अपन आई, V होता है विभव, है ना, विभव, और आई क्या होता है विद्युत धारा, विभव और धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है ना, सिंपल से बात, अपने आप बनाओ, कोई इसमें कहने की बात नहीं है ना, प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछ लिया जाए, प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछ लिया जाए, तो V का मात्रक वोल्ट होता है ना, V का मात्रक वोल्ट, और I का मात्रक एम्पियर, या इसी को ओम साहब ने कहा था भैया हमारे नाम पर रख देना ओम, इसी का मात्रक ओम होता है ना, तो यही बात अब कहे हैं कि ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पहला तो तार की लंबाई पर ना, है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, फिर तार के पदार्थ पर, है ना, और ताप पर, ये चारों बातें जरूरी है ना भैया, है ना, यही तो है, क्या क्या, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता
है। नंबर फर्स्ट, तार की लंबाई। नंबर सेकेंड, तार का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की लंबाई L, क्षेत्रफल। तार का पदार्थ, और तार के ताप पर। है ना, यही चार तो होते हैं, यही चार बताया गया था, है ना। तो तार की लंबाई L होती है ना, और क्षेत्रफल A होता है ना। पदार्थ, अब देखो ये बात समझो, तार की लंबाई पहले बेसिक से समझ लो। अब ये प्रतिरोध किन बातों पर, ये थोड़ी ना प्रतिरोध का मतलब ये तुम जो कार्बन होती है, जो जंग लग जाती है, जो खराब हो जाती है, इसी को तो प्रतिरोध कहोगे। भाई देखो, प्रतिरोध को समझने के लिए तुम अपने देहाती भाषा में आ जाओ, तो क्या कहते हैं, गतिरोधक। गतिरोधक, रोधक क्या होता है, जो तुम्हारी गति को रोकता है ना। तो अब विद्युत रोधक यानी प्रतिरोध विद्युत रोधक होता है ना। तो विद्युत को कौन जाने से रोकता है, केवल कार्बन ही तो है, कार्बन ही तो रोकता है। जो कहते हैं कार्बन जंग लग गई है, कार्बन लग गई है भैया, उसको छुड़ाओ, है ना, तो वही तो रोकती है। तो यानी रोकने की प्रक्रिया यही करेगी, है ना। इसी से ही पकड़ लेना। तो अब ये थोड़ी ना है भैया कि तुम तार को तुम कहीं भी लेकर चले जाओ और वो चलता चला जाएगा। सबकी एक लिमिटेशन है ना। अब वो लिमिटेशन किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, कि तुम कितनी बड़ी तार को कहां तक लेकर जाओगे, है ना। और फिर वो तार का पदार्थ, मतलब तार की कंपनी याद करेगी भैया ये तुम एल्युमिनियम का लेकर जा रहे हो दूर तक, किसका लेकर जा रहे हो, है ना, पदार्थ का। अब ये ताप पर कौन, ताप पर ढीला हो जाएगा, कौन कैसा होता है, ये सारी चीजें निर्भर करती है ना। इसको बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, इसको समझ गए। अब आइए देखते हैं फिर, मतलब इसका यहां पर लिख दें। तो यहां चालक तार्क, पहले तार पर पहला पहला चालक चालक तार का प्रतिरोध 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 उसकी उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, है ना। तथा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है तार का क्षेत्रफल, चालक चालक तार चालक तार का चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात 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 आर प्रोपोर्शनल 1/a, है ना, 1/a। इतना हो गया ना, है ना। अब ये देखना, अब ये दोनों देखो आर प्रोपोर्शनल है ना, या करके हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल यल इंटू 1/a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर नहीं लगाओ, बराबर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए। अब इसी को ही हम क्या करें, अब ये प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है। अब बराबर लगाने के लिए कक्षा 8 से ही पढ़ रहे हो ना, कि जहां प्रोपोर्शनल आ जाए तो बराबर लगाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ए से जेड तक कोई भी लिख दो, है ना, कांस्टेंट एक लिखा जाता है फिर उसका। तो यहाँ पर ओम साहब ने कहा था कि भैया जब यहाँ पर तुम लगाना कभी बराबर, तो इसको रो लगा देना, रो यल बाई ए, है ना, रो यल बाई ए, ठीक है ना। फिर जहां 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 यही फाइनल इक्वेशन हुआ, जहां रो इक्वल, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या
प्रतिरोधकता, और इसे ही कहते हैं प्रतिरोधों का प्रतिरोध। इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का प्रतिरोध, है ना। अब ध्यान देना, अब तो अब इसी का यहां कह रहे हैं प्रतिरोधकता का मात्रक, तो मात्रक निकालना है इसका, तो जब इसका निकालोगे, इसका प्रतिरोधकता का मात्रक निकालो, यहां पर लिख दो प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ये देखो यहां पर ये रो तो यल के ऊपर है ना, ए आकर यहां गुणा हो जाएगी, तो ये आर ए इक्वल रो यल हो जाएगी ना, है ना। तो यल आएगी यहां डिवाइड कर देगी, है ना। तो ये हम रो पहले लिख दें, रो इक्वल ये हो जाएगी आर ए अपान यल, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। अब इसका मात्रक लिख दो, आर का मात्रक अभी मैंने निकाला ना, आर का मात्रक ओम, है ना, तो इसका मात्रक लिख दो ओम, ओम इंटू क्षेत्रफल, किसी कोई भी क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, है ना। तो ये होगा मीटर स्क्वायर अपान, लंबाई का मात्रक मीटर होता ही है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगी, है ना। तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर, इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम मीटर, है ना। मजेदार है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी और सवाल बताएं और क्वेश्चन बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।